गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल हमने जनसंख्या प्रवास के बारे में पढ़ा था, जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमने पढ़ा था जनसंख्या प्रवास की परिभाषा और उसके कारण कि क्या कारण हैं जिनके माध्यम से जनसंख्या प्रवास मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए माइग्रेशन के प्रकार, प्रवसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं स्थानांतरण के। तो स्थानांतरण के जो प्रकार हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है: अवधि के अनुसार, आकार के अनुसार, कालक्रम के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। अवधि के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया: दीर्घकालीन, अल्पकालीन, दैनिक और मौसमी। आकार के अनुसार बृहत और लघु। कालक्रम के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्षेत्र के अनुसार इसको 2 भागों में बांटा गया: आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास को भी 2 भागों में विभाजित किया गया: अंतःप्रांतीय और स्थानीय। स्थानीय को 4 भागों में बांटा गया: गांव, ग्राम से नगर, नगर से नगर, नगर से ग्राम और ग्राम से नगर। इस तरह से हमने इसका विभाजन किया है। तो पहला आता है अवधि के अनुसार। अवधि के अनुसार जो 4 भाग हैं, पहला है दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास में कोई नियम या नियत समय तय नहीं होता है और ये प्रवास, दीर्घकालीन जो प्रवास है वो सामान्यतः बड़े पैमाने पर शताब्दियों में कभी कभी हुआ करते थे और 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा भारत से श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका के लिए ये जो प्रवास हुए थे वो दीर्घकालीन मानव प्रवास के मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अल्पकालीन प्रवास, इसके अंतर्गत मानव प्रवास जो है वो छोटी अवधि के लिए होता है, जैसे कि तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं या सद्भावना यात्रा के लिए जाते हैं, कभी कोई राजनीतिक उद्देश्य होता है या कोई व्यापार संबंधी काम होता है। तो ये जो प्रवास होते हैं मानव के लिए, घूमने के लिए कहीं जाते हैं, तो कोई सेमिनार हमें अटेंड करनी है उसके लिए हम जाते हैं, तो प्रवास होता है अल्पकालीन प्रवास। फिर होता है दैनिक। दैनिक प्रवास के अंतर्गत प्रतिदिन होने वाले जनसंख्या प्रवास मुख्य रूप से बड़े नगरों और उनके जो आसपास उपनगरीय क्षेत्र होते हैं उनके बीच देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े नगरों में औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और उपनगरीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो सुबह बड़ी संख्या में लोग उन कारखानों में या कार्यालयों में काम करने के लिए जाते हैं और शाम को पुनः अपने घर लौट आते हैं। तो ये जो प्रवास होता है वो दैनिक प्रवास होता है। फिर आता है मौसमी प्रवास। इस प्रवास के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो समय और अवधि लगभग निश्चित होती है मौसमी प्रवास में, और अधिकांशतः जो मौसमी प्रवास हैं वो उच्च पर्वतीय प्रदेशों में देखने को मिलते हैं हमें, जैसे हिमालय और आल्प्स पर्वत के जो उच्च क्षेत्र है, उच्चवर्ती भाग हैं, वहाँ जब सर्दी का मौसम आता है तो वहाँ के जो निवासी हैं वो निचली घाटियों में, जो कि गर्म क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही शीतकाल सर्दियाँ समाप्त होती हैं वो पुनः अपने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो प्रतिवर्ष होता है, एक निश्चित सीमा है, समय है इसका निर्धारित है, और इसमें अधिकांशतः प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक जो कारक हैं वो मौसमी प्रवास के लिए
उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। दूसरा आता है आकार के अनुसार। इसमें बृहद प्रवास और लघु प्रवास दो भागों में बांटा गया है। बृहद प्रवास के अंतर्गत जो व्यक्तियों की संख्या है, भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या है, वो अधिक होने के कारण इसको बृहद प्रवास कहा गया है। जैसे कि 1947 में भारत और पाक का जब विभाजन हुआ था, तो उस समय में बहुत सारे पाकिस्तान और भारत के लोग आपस में स्थानांतरण हुआ था। हिंदू मुस्लिम जो स्थानांतरण था वो हुआ था। तो ये बृहद प्रवास बहुत बड़ी संख्या में हुआ था। लघु प्रवास के अंतर्गत क्या होता है, इस कम संख्या होती है, सीमित संख्या होती है। जैसे कोई गोष्ठियों में भाग लेने जा रहा है या किसी और राजनीतिक उद्देश्य से कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और इसमें या कोई खेलने के उद्देश्य से जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का होता है और इसमें संख्या कम होती है, इसलिए इसको लघु प्रवास कहा गया है। फिर आता है कालक्रम के अनुसार। इसके अनुसार भी जनसंख्या का जो स्थानांतरण है दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रवास। इसमें क्या था, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो प्रवास हुआ था, होता है अब तो नहीं है, प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। क्योंकि उस समय हिमयुग, अंतर हिमयुग आए और जब इस तरह की स्थितियां आ जाती थी, जलवायु परिवर्तन होता था, शीत या गर्म ग्रीष्म जलवायु होती थी, तो मानव क्या करता था, जहाँ जलवायु उचित होती थी उसके रहने लायक, और वो वहाँ पर चला जाता था। जैसे कि मध्य एशिया से बाहर देशों के लोग मानव प्रवास होते रहे हैं, या जो सुदूर जंगली क्षेत्र हैं या दुर्गम स्थान हैं, वहाँ से लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में आते रहे। तो ये प्रवास बाद में विकसित होने वाली जो मानव प्रजातियां हैं वो मध्य एशिया में क्रम से आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गईं। तो ये प्रवास कहलाता है प्रागैतिहासिक प्रवास। ऐतिहासिक प्रवास फिर दूसरा है ऐतिहासिक प्रवास। ऐतिहासिक प्रवास को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया: प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक प्रवास। जो रोमन और यूनानी साम्राज्य विस्तार था, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, भारत से धर्म प्रचार के लिए लोग बर्मा, श्रीलंका, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में गए, तो ये समय था प्राचीन काल का। मध्यकालीन प्रवास भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जनसंख्या का उत्तर की तरफ प्रस्थान यूरोप में हुआ, ये मध्यकालीन प्रवास है। आधुनिक जो प्रवास है, आधुनिक कालीन प्रवास है, इसमें जनसंख्या यूरोपीय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या का वर्तमान स्वरूप इसी प्रवास के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। फिर आता है क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार जो प्रवास है उसको अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो पहला आता है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। किसी देश की सीमा के भीतर उसके एक भाग से दूसरे भाग में होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास या आंतरिक प्रवास कहा जाता है। और इस आंतरिक प्रवास के भी 2 भाग हैं: अंतःप्रांतीय और स्थानीय प्रवास। तो पहला है अंतःप्रांतीय। इसके अंतर्गत प्रवासी अपने प्रांत या राज्य की सीमा को पार करके अन्य प्रांत या राज्य में जाते हैं, तो ये कहलाता है अंतरप्रांतीय या अंतःप्रांतीय। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो पंजाब या हरियाणा में आकर बस गए, या पंजाब के लोग बंगाल में जाकर बस गए। तो इस तरह का जो प्रवास है ये कहलाता है अंतःप्रांतीय। एक राज्य से दूसरे राज्य में की सीमा को पार करके अगर दूसरी जगह बस जाते हैं
तो ये कहलाता है अंतःप्रांतीय। दूसरा है स्थानीय प्रवास। थोड़ी दूर तक होने वाले प्रवास को स्थानीय प्रवास कहा जाता है, जैसे एक जिले से दूसरे जिले के लिए तथा ग्राम से नगर के लिए। इसमें प्रवास की दिशा के आधार पर स्थानीय प्रवास को 4 भागों में बांटा गया। पहला है ग्राम से नगर। इसमें क्या होता है, जो ग्रामीण नगरीय प्रवास, इसे कहा जाता है ग्रामीण नगरीय प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, रोजगार के अवसरों की कमी, बेरोजगारी, अनिश्चित मजदूरी, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, ये सुविधाएं बहुत कम मात्रा में हैं। तो बहुत सारे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से गांव से नगर की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो ये कहलाता है गांव से नगर को। दूसरा आता है नगर से नगर को प्रवास, एक नगर से दूसरे नगर को। इसमें सामान्यतः छोटे नगरों से लोग आर्थिक कारणों से बड़े नगरों के लिए प्रवास करते हैं, जहाँ सामान्यतः उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, रोजगार, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार बड़े नगरों में लोग ग्रामों और छोटों नगरों से आकर बस जाते हैं और वे बाद में क्या बन जाते हैं, महानगर। उनका क्या निरंतर गांव से या छोटे नगरों से लोग बड़े नगर में आकर बस जाएंगे तो निरंतर क्या होगा, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी और बाद में वो महानगर का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अपने देश में देखें तो चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, या अगर बाहर के देशों में देखें, अंतर्राष्ट्रीय देखें तो न्यूयॉर्क है, शिकागो है, लंदन है, पेरिस है। ये सब क्या है, महानगर की श्रेणी में है। फिर है नगर से ग्राम प्रवास। नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रवास की प्रवृत्ति अधिकतर विकसित देशों के महानगरों में देखने को मिलती है। कहाँ, विकसित जो देश हैं, इस प्रवास में मुख्य रूप से जो उच्च आय वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है। वो क्या करते हैं, महानगरों में जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती, भीड़ भाड़ हो जाती है, प्रदूषण बढ़ जाता है, तो वो लोग इससे मुक्ति पाने के लिए नगरों से गांव की तरफ उन्मुख होते हैं, गांव की तरफ आते हैं। तो ये कहलाता है गांव, नगर से ग्राम की तरफ। अब आता है ग्राम से ग्राम की तरफ प्रवास। इस प्रकार के प्रवास प्रायः 2 कृषि प्रधान क्षेत्रों के मध्य देखने को मिलते हैं। जिस क्षेत्र में कृषि भूमि की कमी और जनसंख्या घनत्व अधिक हो, वहां से कृषि आधारित जनसंख्या का प्रवास ऐसे कृषि क्षेत्रों के लिए हो जाता है जहां पर उनको पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ भूमि मिल जाए और कृषि विकास की नवीन संभावनाएं वहां पर उपलब्ध हों। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और तथा बिहार के जो पिछड़े हुए लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, रोजगार पाने के लिए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में प्रवास करते हैं वो, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ के लोग, और जो पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो लैंड है, कृषि क्षेत्र है, वो विकसित है, उपजाऊ है, पानी की सुविधाएं हैं। तो इस कारण वो लोग उन राज्यों से इन राज्यों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। दूसरा था इसी का क्षेत्र के अनुसार, पहला तो था आंतरिक प्रवास, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें एक देश से दूसरे देश के लिए होने वाले मानव स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। इस प्रवास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघना अनिवार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हैं, ये बड़ी संख्या में भी हो सकते हैं और अल्प संख्या में भी हो सकते हैं।
ऐच्छिक भी हो सकते हैं, स्थायी भी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों में बृहत और स्थायी प्रकृति के जो प्रवास का महत्व है वो सर्वाधिक है, क्योंकि इसका प्रभाव दोनों देशों में, जहाँ से व्यक्ति जा रहा है और जिस देश में जा रहा है, दोनों देशों में पड़ता है, प्रभाव देखने को मिलता है। जिस देश से जा रहा है वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है, जिस देश में जा रहा है वहाँ जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा उस देश में अगर वो स्थायी निवास करता है तो एक नई संस्कृति का वहाँ पर विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत जो मानव समूह का प्रवास है वो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो वहाँ व्यक्ति की अपनी नागरिकता का परिवर्तन करना, अपनी मूल भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और व्यवसायों को भी अनेक बार त्यागना पड़ता है। ये परिवर्तन इतनी तीव्रता से होते हैं कि प्रवासियों के लिए कई बार नए वातावरण में व्यवस्थित होना एक समस्या सी हो जाती है, क्योंकि वहाँ की ना तो भाषा समझ में आती है, ना रीति रिवाज समझ में आते हैं। कई बार जलवायु एक मुख्य फैक्टर हो जाता है इसमें। तो ये कुछ जो प्रवास के कारण प्रकार हैं जिनके माध्यम से प्रवास होता है मानव का, और इससे दोनों ही, जहाँ से होता है और जहाँ को होता है, दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो ये बच्चों आज अपन ने पढ़ा प्रवास के कारण, प्रवास के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में स्थानांतरण के प्रभाव, कि अगर मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।